ना थके हैं पांव ना हिम्मत कभी हारी है। जी हाँ बच्चों, कि ना थके हैं पांव ना हिम्मत कभी हारी है। और मैंने देखे ऐसे कई दौर और आज भी सफर जारी है। स्वागत है आपका इस क्लास में अंकित सर के साथ। अब टॉपर बनने की आपकी बारी है। जी हाँ बच्चों, आज आपको ऐसे क्वेश्चंस यहां पे बताऊंगा जो आपके रिजल्ट को बढ़िया करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बच्चों, जैक बोर्ड का जो आपका एग्जाम होने वाला है 10वीं का 4 फरवरी को हिंदी का, आज उसी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। तो बच्चों तैयार हो जाओ आप देखने के लिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले देख सकते हैं बच्चे कितना बार यह सवाल पूछा गया है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान यानी भाग्यशाली कहने में क्या व्यंग निहित है। कह रहा बालक कि यहाँ पे गोपियों गोपियों जो होती है वो उद्धव को क्या बोलती है, तुम हो अति बड़ भागी आने भाग्यशाली बोलती है। वही भाग्यशाली कहने में क्या व्यंग निहित है। मतलब बेटा क्या व्यंग, मतलब उसके पीछे का तर्क क्या है। आपको पता होगा ना, वो भाग्यशाली बोलती है ना, लेकिन वो ताना देती किसको बच्चा, उद्धव को। क्या करती बेटा, ताना देती है ना। वो भाग्यशाली बोलकर ताना देती है, असल में वो भाग्यशाली नहीं होता है, वो ताना देती है। तो इसके पीछे क्या व्यंग निहित है, इसके पीछे आखिर तर्क क्या है, चलो देखते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान ना होकर अति भाग्यहीन है। कह रहा बच्चा कि गोपियां जो होती है वो उद्धव को भाग्यवान कहती है, लेकिन 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 वो असली में भाग्यवान होता नहीं है। असली में भाग्यवान नहीं होता है वो, असली में क्या होता है बच्चे, भाग्यहीन होता है। भाग्यहीन होता है आने समझ मतलब भाग्यशाली वो नहीं होता है, फिर भी वो बोलती है भाग्यशाली। क्यों बोलती, क्यों ताना देती है, ऐसा देखो। वो कहना चाहती है कि हे उद्धव तुम बड़ी अभागा हो। वो बोलना चाह रही है कि तुम बहुत अभागे हो। क्या बोला सर बेटा, कि तुम बहुत अभागे हो कि कृष्ण रूपी सौंदर्य और प्रेम रस के सागर में रहते हुए भी तुम उस असीम प्रेम का अनुभव नहीं कर सकी, है ना। 5 मिनट बस, 5 मिनट। हाँ ठीक है। तो बच्चे क्या कहा गया कि तुम प्रेम रस के सागर में रहते हुए भी तुम प्रेम का अनुभव नहीं कर सके। मतलब उद्धव कौन था, कृष्ण के महल का वहां पे एक उद्धव नाम का व्यक्ति रहता था, है ना। तो वो असल में भाग्यशाली नहीं था। वो ताना मार रही है कि यार तुम कृष्ण के पास रहते हो, तुम कृष्ण के प्रेम में प्रेम के सागर के पास रहते हो, लेकिन तुमने तो प्रेम को चखा ही नहीं है ना। ना कृष्ण के हो सके, ना कृष्ण के हो सके, ना कृष्ण को तुम अपना बना सके हो। तुमने प्रेम का आनंद जीना ही नहीं सीखा। यह तुम्हारा दुर्भाग्य है ना। यह क्या बच्चा, दुर्भाग्य है। ये बच्चे क्या है, ये बोल ऐसा वो बोली नहीं है, वो बोले है भाग्यशाली ही, लेकिन बोलने के पीछे का जो तर्क है वो यही है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया, संगतकार किन किन रूपों में, है ना। यहाँ पे हमारा जो सवाल है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायकों का सहयोग करते हैं। संगतकार एक आपका ये कविता है ना, जिसके कवि का नाम है मंगलेश डबराल, है ना। तो बच्चा यहाँ पे बोला जा रहा है संगतकार जो होता है वो किन किन रूप में मुख्य गायकों का सहयोग करते हैं। मतलब अच्छा संगतकार आखिर होता क्या है, तो पता होगा जो मेन सिंगर होता है ना, भजन सुन लो या फिर कव्वाली सुन लो, वहां पे देखते हो कोई भजन गा रहा है या फिर कव्वाली गा रहा है तो उसके पीछे भी 2-3 लोग गाते हैं, बस वही होता है मुख्य सिंगर जो होता है, उसके पीछे से साथ देने वाला। तो वही कह रहा किन किन तरीके से वो हेल्प करता है। तो बच्चा किन किन तरीके से हेल्प करता है, देखो यहाँ पे गायन के समय क्या होता है ना, गायकों का स्वर जो होता है भारी हो जाता है, तो संगीतकार क्या होता है बच्चे, अपनी मधुरता भर देता है, अपनी आवाज से क्या करता है, मधुरता भर देता है ना। क्यों बच्चे, सिंगर जो होता है, मेन सिंगर जो होता है बहुत देर तक गाता है ना, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, जब गायन करते समय मुख्य गायक अपनी लय को लांग कर भटक जाते हैं तो संगीतकार उस भटकाव को संभालता है। देखो बेटे कहा जा रहा है ना कि जो मेन सिंगर होते हैं, ठीक है, बहुत देर से जब गाते हैं ना तो कहीं कहीं हो सकता है कि एक लाइन फिसल गया हो मुंह से, है ना। तो जो पीछे से जो संगीतकार होते हैं वो क्या करते हैं, उनका हेल्प करते हैं, और जो भटक रहा है मार्ग, मतलब जो लाइन भटकी हुई उसको मिलान कर देते, सही कर देते, बस यही चीजें है ना। वे गायकों का अकेलेपन का एहसास को दूर करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चे, अकेलेपन के एहसास को क्या करते हैं, दूर करते हैं। गायन के समय मुख्य गायक का स्वर जो होता है धीमा होने लगता है। ठीक है, क्या होने लगता है बच्चा, धीमा होने लगता है। तो
तो वह उसकी गायन में अपने स्वर को मिलाकर उसकी गति को स्वर का साथ देता है। ठीक है, जब जैसे मुख्य गायक का क्या होता है ना, गायन के समय क्या होता है, स्वर जो होता है स्लो हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइम में क्या होता है, बच्चा उसकी गायन को क्या करता है, अपने स्वर में मिलाकर क्या करता है, गति को स्वर का साथ देता है। कभी कभी होता है ना, थक जाता है भाई, 2-3 घंटा 4 घंटा से गाते हैं वो, तो थक जाते हैं, तो जो संगीतकार होते हैं उनको उनका मिलान करते हैं और उसमें मधुरता भरते हैं, उनका स्वर का साथ देते हैं। बस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बच्चे, आप इससे इमेजिन करके भी आंसर को लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं बच्चा, यहाँ पे जो हमारा अगला महत्वपूर्ण सवाल है वो है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत जो थे अपनी कौन कौन सी चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। खेती बाड़ी से जुड़े है ना बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक का नाम क्या है, कमेंट में बताओ फटाफट, सारे बच्चे बताओ, बहुत आसान है। तो बच्चे कहा जा रहा ना कि उनकी जो चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु देखो, मतलब कहा जा रहा है बच्चा कि बाल गोविंद भगत जो थे वो साधु नहीं थे, लेकिन साधु जैसा दिखते थे। तो कौन कौन से रीजन के कारण, चलो देखते हैं। बहुत बहुत आसान आंसर है, वो साधु तो थे, साधु नहीं थे। मतलब कहा जा रहा बच्चे कि साधु मतलब साधु तो थे, मतलब असल में साधु नहीं थे, वो साधु जैसा दिखते थे, है ना, साधु जैसा वो दिखते थे। क्यों दिखते थे बच्चे, देखते हैं निम्नलिखित यहाँ पे कारण है ना, निम्नांकित चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहते। क्या कौन सा रीजन है, देखो, वे कभी क्या करते, झूठ नहीं बोलते थे। हाँ, कभी भी बच्चा झूठ नहीं बोलते थे, वो खराब व्यवहार रखते थे, है ना, वे स्पष्टवादी थे और किसी से भी झगड़ा का मोल नहीं लेते थे। बच्चा किसी से भी वो झगड़ा का मोल नहीं लेता, सिंपल साधा थे भाई, सिंपल थे, अपने आप से मतलब रखते थे, है ना, कभी झूठ नहीं बोलते थे, वे दूसरों का सामान कभी छूते नहीं थे और दूसरे सामान अपने व्यवहार में नहीं लाते थे, है ना, वे अपने खेत में उत्पन्न वस्तु को क्या करते थे, कबीर पंथी मठ में, है ना, कबीर के दरबार के पास रख देते थे, वहां से प्रसाद स्वरूप जो भी थोड़ा मिलता था उसे वो लाद लेते थे और गुजारा चलाते थे। मतलब जो भी वो खेती उती करते थे, तो वो खेती करो भाई, फसल तो उगेगा ही, है ना, तो उसको क्या करते थे, कबीर के दरबार के पास ले जाते थे और जो भी वहां पे से थोड़ा मोड़ा मिलता था बस उसी से गुजारा किया करते थे। मतलब बच्चा बहुत ही सिंपल लाइफ था, है ना, बहुत ज्यादा सिंपल लाइफ था। आप यहाँ पे एक और लिख सकते हो बच्चा कि वो बहुत ज्यादा सुबह में क्या करते थे, उठ के नहा लिया करते थे, वो गंगा नदी तट पर भी जाया करते थे, गंगा नदी था ना, हाँ वही था। ठीक है, तो बच्चे ये सब आप लिख सकते हो, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए अगला देखते हैं, लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व में किन किन व्यक्तियों का प्रभाव किस स्तर पे पड़ा। बच्चे ये बहुत बार मैंने बता रखा है, ठीक है, ये बहुत कुछ मैंने बता रखा है ना। अगला सवाल देखते हैं बच्चा, हाँ ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भुगता कब और किस तरह महसूस किया। बच्चा कह रहा है ना कि लेखक ने अपने आप को, ठीक है, हिरोशिमा के विस्फोट का भुगता कब और किस तरह से महसूस किया। ठीक है, देखो बच्चा, ये हिरोशिमा विस्फोट हुआ था, ठीक है, हिरोशिमा बच्चा विस्फोट हुआ था तो बहुत भयानक विस्फोट हुआ था, तो उसका भोक्ता और किस तरीके से वो महसूस करते हैं। तो बच्चा आपको पता होगा, एक चट्टान मिला था ना, एक मतलब पत्थर मिला था जहां पे इंसान को कोई छाप था और वो इमेजिन कर रहे थे कितनी ज्यादा तराशाही हुई होगी, बढ़िया तरीके से देखते। लेखक जो थे हिरोशिमा की घटनाओं के बारे में सुन करता था, उसके दुष्प्रभाव को प्रत्यक्ष देखकर भी विस्फोट का भुगतान नहीं बन पाया, है ना। बच्चा क्या रहा है यहाँ पे कि जो घटना हुआ था प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद भी वो मतलब प्रत्यक्ष देखकर भी विस्फोट का भुगतान नहीं हो पाया। एक दिन क्या हुआ था ना, वो जापान के हिरोशिमा नगर पे एक सड़क पर घूम रहे थे, ठीक है, जापान की हिरोशिमा सड़क पर वो क्या करते घूम रहे थे, है ना, और क्या बात बच्चे, अचानक उसकी नजर पड़ती एक पत्थर पर और उस पत्थर पर क्या था, एक मानव की छाया छपी हुई थी। वास्तव में परमाणु विस्फोट के समय कोई मनुष्य उस पत्थर के पास खड़ा होगा, रेडियोधर्मी किरणों ने उस आदमी के भाव को तरह उड़ाकर उसे पत्थर पर डाल दी थी। देखो बच्चा कह रहा है ना कि एक पत्थर मिला था जहां पे क्या चढ़ा हुआ था बच्चा, इंसान का, एक व्यक्ति का क्या चढ़ा हुआ था भाई, काल चल गया, हाँ, छाया छिपी हुई थी। ऐसा क्यों बच्चा, ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पे परमाणु अटैक हुआ था। उस टाइम जो मनुष्य था वो उस पत्थर के आसपास या पत्थर पे ही खड़ा होगा, ठीक है, और रेडियोधर्मी किरण के कारण आदमी को भाप की तरह उड़ाकर उसकी छाया पत्थर पर डाल दी थी। तो बच्चा कह रहा ना, परमाणु विस्फोट जो हुआ था बहुत खतरनाक हुआ था भाई, बहुत ज्यादा त्राहिमाम हुआ था, है ना। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, रेडियोधर्मी किरणों ने आदमी को भाप की तरह उड़ाकर, है ना, भाप की तरह, जब विस्फोट हुआ था बहुत खतरनाक हुआ था, सैकड़ों लाखों लोग मर गए थे, हजारों लाखों लोग मर गए थे। तो बच्चे वो समझ रहे हो उसकी जो क्या हालत होगी भाई, क्या हालत होगी,
समझ रहे हो? तो मतलब वही कहा जा रहा है कि उसकी छाया जो था पत्थर पड़े था, उसे देखकर लेखक ने मन में अनुभूति जग गई, ठीक है। उसके मन में विस्फोट का प्रत्यक्ष साकार हो उठा, उस समय वो विस्फोट का वक्ता बन पाया। तो बच्चा कह रहा ना, वक्ता का मतलब होता बच्चा देखने वाला, ठीक है। क्या होता बच्चा? देखने वाला, है ना। तो कह रहा ना कि उसके मन में क्या हुआ ना, विस्फोट किस तरीके से हुआ होगा वो प्रत्यक्ष रूप से देख लिए, मतलब इमेजिन कर लिए, है ना, इमेजिन कर लिया बच्चा। और क्या हुआ था, विस्फोट का जो वक्ता वो बन पाया था, मतलब विस्फोट को देख लिए थे। मतलब सिंपल सा कहा जा रहा है, उस पत्थर पर जो चीजें दिखी उनसे वो देख लिए थे कि विस्फोट कितना बड़ा भयानक हुआ होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अगला सवाल देखते हैं बच्चे। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहां कहां किस तरह से हो रहा है? देखो बच्चा, आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। आजकल एआई भी आ चुका है। आ चुका है कि नहीं आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है सर। हाँ, तो बच्चे एआई का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। आप देख लो, एआई की मदद से गलत गलत चीजें कर ले रहे हैं, है ना, डीप फेक चीजें बना ले रहे हैं। तो क्या है, दुरुपयोग है। वही कहा जा रहा है कि उस टाइम पे जो परमाणु बम का दुरुपयोग हुआ था, ये परमाणु बम वाला हिरोशिमा घटना वाला है, ठीक है। तो हिरोशिमा घटना में टाइम पे देखो, परमाणु बम बनाया, मिसाइल बनाया, ये सब बनाया। बच्चे देखो, इंसान खुद क्रिएट कर रहा है खुद की तबाही का, है ना। इंसान ने खुद बना रखा है, खुद रच लिया है, ठीक है। लोग बोलता है ना कि मतलब ईश्वर आके मारेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। कोई पृथ्वी पे बहुत तबाही मचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे इंसान ही खुद सब कुछ क्रिएट कर लिया, परमाणु बम, मिसाइल, समझ रहे हो? तो वही कह रहा है कि हिरोशिमा की जो घटना थी वो विज्ञान का क्या दुरुपयोग है। अरे विज्ञान की मदद से तुमने परमाणु बम बना लिए तो तुम कुछ भी कर दोगे जी, समझ रहे हो? वो बहुत ज्यादा दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहां कहां किस तरीके से हो रहा है ना। कहां कहां बच्चा देखो, परमाणु बम बन गया था, उसका सही इस्तेमाल हो सकता था, है ना, लेकिन उसने दुरुपयोग किया। लेकिन आपके अनुसार विज्ञान का दुरुपयोग कहां कहां पे किस तरीके से हो रहा है? तो बच्चे देख सकते हो, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। इस अणु विस्फोट ने सारी मानवता को, सारी ह्यूमैनिटी को झकझोर करके रख दिया, हैरान करके रख दिया। इसने विज्ञान की क्रूरता को उजागर कर दिया। एक ये ऐसा हमला था जहां पे समझ में आता है बच्चे कि कितना क्रूरता फैला हुआ है, ह्यूमैनिटी किस तरीके से आ चुकी है, मानवता कहां गिर चुकी है, सब कुछ। इसी घटना के बाद विज्ञान को क्या अभिशाप माना जाने लगा, है ना। इसने विज्ञान की शक्ति का दुरुपयोग कर दिया, ठीक है। हमारी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कई क्षेत्रों में हो रहा है। कौन कौन क्षेत्र बच्चे? आजकल टीवी का दुरुपयोग बढ़ गया है, मोबाइल का दुरुपयोग बढ़ गया है। इससे क्या हो रहा है भाई? शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, है ना, माध्यम ना होकर सेक्स व एवं हिंसा प्रोत्साहन का माध्यम बनता जा रहा है। तो बच्चे आजकल फोन में क्या आ चुका है? अश्लील चीजें आ चुकी है ना, जिससे इन चीजों का क्या हो रहा है बच्चा? बढ़ोतरी मिल रहा है। आजकल हर एक जगह, मतलब मैक्सिमम जगह क्या हो रहा है? गलत गलत घटनाएं बढ़ती जा रही है। तो ये सब क्या है बच्चा? ये सब वही रीजन है जहां पर विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है। मोबाइल मुझे किस लिए मिला था? मोबाइल मुझे मिला था बच्चा, हम इसका सदुपयोग कर सके, हम इसका भला अच्छा चीज में उपयोग कर सके। लेकिन आज में ये क्या है? अश्लीलता का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। तो मतलब सिंपल सा कहना यही है, जितना विज्ञान हमें दिया है उतना दुरुपयोग भी इसमें छिपा हुआ है। वही चीजें कहा जा रहा है, विज्ञान ने लोगों की मानसिकता शांति छीन ली। विज्ञान का संबंध केवल बुद्धि से नहीं है, केवल बुद्धि से, हृदय से नहीं है। मतलब कह रहा बच्चे, विज्ञान जो है ना, इंसान की शांति छीन ली। अब कैसे बेटा, कैसे शांति छीन ली? आप सोच कर देखो, पहले क्या होता था? कीपैड फोन हुआ करता था और छोटा सा फोन। अब उसमें मैसेज आता था तो ना लार्ज स्क्रीन का टेंशन, ना ब्लू टिक का टेंशन, कुछ था? कुछ नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे आप सोचते हो ना, अरे अभी तो मैसेज नहीं देखी, सोच रहे हो ना, वो नहीं की, अरे ब्लू टिक नहीं हुआ, ये ऑनलाइन आई फिर भी ब्लू टिक नहीं हुआ। मतलब क्या है? आपके मानसिक का जो क्या शांति है वो छीन गया है। ओवरऑल मेरा कहना बच्चे, मानसिक शांति जो है वो छीन लिया है। इसका जो मतलब संबंध है, रिलेशन जो है, केवल बुद्धि है। विज्ञान के पास केवल बुद्धि है भाई, हृदय नहीं, इसके पास कोई दिल नहीं होता है, ठीक है। तो यह रहा बहुत ही आसान आंसर, है ना। आप चाहो तो इसका बढ़िया तरीके से लिख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन देखो, हाँ, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाला कौन था, कैसा था, आपको वही लिखना है। पान वाला भाई काला रहा था, मोटू सा था, मोटा था भाई, खुशमिजाज आदमी था, वह भारी भरकम
तोंद वाला व्यक्ति था। तो मतलब क्या था बच्चा, पेट, बाहर पेट निकला होता है ना, वही चीज है। तोंद, भारी बड़ा पेट था उसका, ठीक है, पेट निकलू नहीं बोलते, पेटू वही था, ठीक है। वो हमेशा मुंह में पान भरे रहता था, हमेशा वो बच्चा पान ठूसा हुआ रहता था, ठीक है। किसी से भी बात करते समय क्या करता था, पान से जो थूक निकलता ना, वो है ना, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, बार बार पीक फेंकना, पीक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पीक बोलते हैं। वो क्या था, फेंकता था। जब वो हंसता था तो उसकी तौन थिरकती थी, मतलब जो पेट था ना वो हिलता डुलता था, ठीक है। और मुंह से पान पीकर छोटे छींटे निकलते थे। मुंह से जब पान क्या था बच्चे, छींटा उसका निकलता था, हर बार वो करके थूकता था, है ना, पान का छींटे। समझ रहे हो बच्चे, ये सब क्या था, उसका लक्षण वगैरह था, ठीक है। अब देखते हैं पान वाले ने असल में किया क्या, इसका क्या रोल था चैप्टर में। तो बच्चा इसका चैप्टर में यही रोल था कि क्या क्या था, एक देशभक्त का मजाक उड़ाया था, कैप्टन का मजाक उड़ाया था। कौन सा कैप्टन बच्चा, कैप्टन कौन था, चश्मे वाला था भाई, जिसके लेखक का नाम क्या है, स्वयं प्रकाश। क्या बच्चा, स्वयं प्रकाश, है ना, स्वयं प्रकाश का लेखक का नाम है, ठीक है। स्वयं प्रकाश बच्चा इसका लेखक का नाम है। तो ये इनका स्वयं प्रकाश द्वारा लिखा गया चैप्टर में जो पान वाला था वो देशभक्ति का हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। पान वाला चश्मा वाले को देशभक्त नहीं मानते थे। नेताजी को बार बार चश्मा लगाने के कारण वो उसे पागल मानता था, है ना। जब भी हलदार साहब पूछते थे उसको कि जी ये कैप्टन इसको काहे बोलता है, कोई फौज में रहेगा, तो इसने क्या बोला था, ये फौज में कहा जाएगा, पगला है, पागल, लंगड़ा मैयल सा पागल है, हाँ, फौज में कहा जाएगा, फौज में जाएगा, ऐसा कौन बोलते बच्चा, पान वाला बोला था। तो पान वाला द्वारा ये इस तरीके की जो भाषा निकली थी, ये क्या था भाई, देशभक्ति का मजाक उड़ाना था। वह तो केवल उसकी ऊपरी रूप को देखकर एक लंगड़ा इंसान मानता है, उसके मन में चश्मे वाले की आंतरिक देशभक्ति प्रति कोई सम्मान भाव नहीं था। कर बच्चे, जो लंगड़े मतलब जो देखो उसका वो क्या था बच्चा, मतलब वो ना विकलांग पर्सन था, ठीक है, वो सही से चल नहीं पाता था, मतलब, लेकिन वही चीज को देखकर ये इसका मजाक उड़ाया करता था। कौन, पान वाला। पान वाला हमेशा उसका मजाक उड़ाया करता था। उसके अंदर की जो भावनाएं हैं, जो महापुरुषों का सम्मान करने की भावनाएं हैं, जो दिल से अपने महापुरुषों का रिस्पेक्ट करना, देशभक्ति दिखाने की भावनाएं हैं, वो उसका कदर नहीं करता था, हमेशा मजाक उड़ाया करता था। तो ये रहा बहुत ही सुटेबल आंसर, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी बच्चे फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, है ना। फिर मिलते हैं बच्चों सभी के साथ एक नए खास वीडियो के साथ। तब तक बच्चों आप लोग पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हैप्पी रहिए। एग्जाम बढ़िया कीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नजदीक आ रहा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नए वीडियो पे।